साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मुट्ठी भर जागरूक ओबीसी संगठनों और दक्षिण भारतीय पिछड़े वर्ग के नेताओं के विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने घोषणा कर दी है कि 12 सितंबर को नीट का एग्जाम होगा बिना ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को आरक्षण दिए हुए। इसकी घोषणा होने के साथ ही साथ मुट्ठी भर जागरूक लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। सरकार ने ओबीसी को इतनी जागरूकता और हो हंगामे के बावजूद रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया है, ये समझने के लिए आपको वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल की ये चुभने वाली पोस्ट पढ़नी होगी। मेडिकल एंट्रेंस नीट के ऑल इंडिया कोटा में एससी और एसटी ने अपना 22.5% हिस्सा ले लिया है। मतलब एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन ओबीसी अपना 27% भी नहीं ले पाई। बदले में उन्हें 27 ओबीसी मंत्री दिए गए हैं। चाटिए उनको। एससी एसटी के आरक्षण पर हाथ डालते तो 2 अप्रैल हो जाता। सरकार समझती है सबकी औकात। इसमें 2 शब्द चाटिए और औकात चुभने वाले जरूर हो सकते हैं, लेकिन हकीकत है कि पिछड़े वर्ग के लोग अपने अपने जाति के नेताओं को फूलमाला डालने में और चूमने चाटने में हकीकत में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ कावा ढोने में व्यस्त हैं। उनका आरक्षण, हिस्सेदारी सब कुछ छीन लिया जा रहा है। इसीलिए वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ओबीसी से उनकी औकात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। खैर, सरकार ने नीट को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके पेज नंबर 21 में सरकार कह रही है कि हम ओबीसी को रिजर्वेशन इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो तथाकथित पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री जी ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में कई मामले पेंडिंग हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा 48 घंटे के भीतर कानून बना करके लागू किया जाता है और बिना एक बार भी सवर्ण वर्ग के डिमांड किए हुए उसको पूरी तरीके से विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में लागू भी कर दिया जाता है। और तो और इसी नीट परीक्षा में जिसमें ओबीसी लगातार मांग कर रहा है, उसको उसका हक नहीं दिया जा रहा। अब तमाम सारे पिछड़े वर्ग के नेता या तो नीट के बारे में जानते ही नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो उनको ठीक ढंग से पता नहीं है कि नीट के एग्जाम में झोल कहां हो रहा। मैं आपको बताता हूं, नीट के माध्यम से 2 तरह के एग्जाम होते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यानी कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि एमडी, एमएस, एमडीएस के लिए। पहले बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि एमबीबीएस और बीडीएस की, क्योंकि उसी के लिए नोटिफिकेशन हाल में ही जारी किया गया है। तो जो एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें होती हैं, उनमें से 15% सीट ऑल इंडिया कोटे में चली जाती है, यानी कि केंद्र सरकार ले लेती है। 85% सीटें स्टेट कोटा में रह जाती हैं। खेल कहां पर होता है? ऑल इंडिया कोटे में जो 15% सीटें जाती हैं, सरकार पहले झूठ बोलती रही कि हम उसमें आरक्षण देते हैं, लेकिन उसमें भी खेल किया जाता है। 15% सीटें जो ऑल इंडिया कोटे में जाती हैं, उसमें 2 तरह के कॉलेज होते हैं। वो इंस्टीट्यूशंस जो सीधे सीधे सेंट्रल से गवर्न होते हैं, वहां पर ओबीसी, एससी, एसटी तीनों को रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन उसी 15% ऑल इंडिया कोटे में से वो सीटें जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की होती हैं, उसमें ओबीसी को किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। एक उदाहरण से आपको समझा देता हूं कि जैसे पूरे देश में 267 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें ओबीसी को सिर्फ 16 मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि 16 मेडिकल कॉलेज मात्र सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में तो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, उनकी संख्या बेहद कम है। लेकिन ऑल इंडिया कोटे में जो स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस ले लिए जाते हैं, उनमें ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता। इस तरीके से साल दर साल ओबीसी को सैकड़ों हजारों सीटों का नुकसान
अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में होता है, उसी तरीके से पीजी कोर्सेस में मतलब एमडी, एमएस और एमडीएस की 50% सीटें ऑल इंडिया कोटे में चली जाती हैं। मतलब वहां हजारों सीटों का नुकसान होता है। इस बात को ठीक ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि धर्म की चाशनी और राष्ट्रवाद में डूबे हुए कावड़ होने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों को समझाना इतना आसान नहीं होगा, तो उनको समझाइएगा। मान लीजिए पूरे देश भर में एमबीबीएस की 25,000 सीटें हैं, उनमें ऑल इंडिया कोटे में 15% सीटें चली गई, तो ऑल इंडिया कोटे में 25,000 का 15% मतलब 3,750 सीटें ऑल इंडिया कोटे में आईं। उनमें केंद्रीय संस्थानों में मान लीजिए 1100 सीटें निकल गईं। राज्य संस्थानों की बचती हैं 2,650 सीट, और 2,650 सीट में अगर ओबीसी का जो 27% हिस्सा ही मान लेते हैं तो उनको मिलनी चाहिए थी 715 सीट, लेकिन ये 715 सीटें उनको नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब सवर्णों को, जिसको सुदामा कोटा भी कहा जा रहा है, उनको आरक्षण का पूरा लाभ लागू होने के साथ ही भरपूर मात्रा में मिल रहा है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस जो लगातार पिछड़े वर्ग के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसमें भी दक्षिण भारत के लोग ज़्यादा हैं। उन्होंने एक लिस्ट जारी करते हुए बताया है कि किस तरीके से ओबीसी को 4 सालों में 11,000 से ज़्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। मतलब 11,000 से ज़्यादा ओबीसी वर्ग के डॉक्टर्स वंचित हो गए डॉक्टर बनने से, सिर्फ सरकार की गलत नीतियों की बदौलत। उदाहरण समझा देता हूं, 2017 से लेकर 2021 के आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं। इन 4 सालों का आंकड़ा आपको बता देता हूं। टोटल 40,842 सीट इन 4 सालों में ऑल इंडिया कोटे में गई, जिसमें 31,780 सीट जनरल के खाते में गई, 6,085 सीट एससी के खाते में गई, 2,977 सीट एसटी में खाते में गई, ओबीसी के खाते में गई 0 सीट, जबकि उनको 11,027 सीट पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। यहां पे मैं जिसको जनरल कह रहा हूं उसको आप सवर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि नियम तो ये होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति ओबीसी का हो, एससी का हो या एसटी को ज़्यादा अंक पाने पर अगर वो सीधे सीधे जनरल में यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर रहा है तो उसको वहीं भेजा जाना चाहिए, लेकिन नहीं भेजा जा रहा है। पहले तो आरक्षण ही नहीं मिल पा रहा है आपको अपना, तो ये हक कहां से आपको मिलेगा। जनरल सीट को सवर्ण वर्ग के लिए 50% आरक्षित कर दिया गया है। यह अघोषित रिजर्वेशन है। यह हाल तब है जब तथाकथित पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। खूब महिमा मंडन किया गया था, पिछड़े वर्ग के नेताओं ने खूब सिरे लिया था कि हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिलवा दिया, और ये मोदी सरकार के ही राज्य में संभव है। ओबीसी कमीशन ने उत्तर प्रदेश की 69,000 भर्तियों में सीधे सीधे कहा था खेल हुआ। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सुना? नहीं सुना। ओबीसी कमीशन ने कहा था कि नीट में ओबीसी को ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मिला क्या? नहीं मिला। ओबीसी कमीशन ने कई जगह अच्छा काम करते हुए नोटिस दिया, हस्तक्षेप किया, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त ओबीसी कमीशन को महज 2-4 मामलों में सफलता मिली, लेकिन ज्यादातर नीतिगत मामलों में उनको ठेका दिखा दिया गया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ओबीसी अपनी अपनी जाति के नेताओं के मुखौटे देखने में व्यस्त है। अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री अलग अलग जातियों से और अलग अलग क्षेत्रों से बना दिए गए। सब लोग अपनी अपनी जाति के, अपने अपने क्षेत्र के मंत्रियों को शान में कसीदे गढ़ने, सम्मान समारोह और साथ में फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। यादव समाज को भूपेंद्र यादव मिल गए, कुर्मी समाज को बिहार में आरसीपी सिंह मिल गए, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी मिल गए। उसी तरीके से एससी और ओबीसी दोनों के लिए फिट बैठ जाते हैं एसपी सिंह बघेल, क्योंकि बघेल बिरादरी से आते हैं, एससी का सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो पाल, बघेल, गढ़रिया
सबको मैनेज करने के लिए ठीक हैं। वर्मा जी लोधी समाज से मिल गए, कोरी समाज से भानु प्रताप वर्मा बना दिए गए, पासी समाज से कमांडो कौशल किशोर बना दिए गए। अब सवाल है कि ये तमाम सारे मुखौटे नीट के मुद्दे पर, जातिवार जनगणना के मुद्दे पर, लेटरल एंट्री के मुद्दे पर, क्रीमी लेयर के मुद्दे पर क्या जवान खोलेंगे या वो सशक्त विरोध दर्ज कराएंगे? नहीं कराएंगे। तो फिर करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि जैसे जाति के वोट बैंक की दलाली करके ये तमाम सारे नेता अपने निजी स्वार्थ साधते हैं, इसलिए आप सब लोगों को अपने मुद्दे और एजेंडे में बदलाव करना चाहिए। हमारे मुद्दे और एजेंडे ही गलत होते हैं। हम बार बार राजनीति में इन लोगों को मंत्री बनाने की डिमांड करते हैं। सरकार करती है उन्हीं में से उस जाति का सर्वश्रेष्ठ गुलाम जिसका मुंह सिला हुआ होता है, उसको छांट करके मुखौटों के तौर पर इस्तेमाल करती है और आपके अधिकारों पर डाका डाल देती है। इसलिए जिस तरीके से नेता अपने निजी स्वार्थ में व्यस्त हैं, उसी तरीके से पिछड़े वर्ग को भी अपने बच्चों का भविष्य देखना पड़ेगा और डिमांड्स बदलनी पड़ेगी। इन नेताओं के हक और अधिकारों के लिए बिल्कुल मत लड़िए। सीधे सीधे सरकारी वकीलों की नियुक्ति में हिस्सेदारी मांगिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स नौकरियों में हिस्सेदारी मांगिए, जातिवार जनगणना की डिमांड रखिए, नीट में आरक्षण मांगिए, ओबीसी की आय सीमा यानी कि क्रीमी लेयर का जो झुंझुना है उसको हटाने की डिमांड करिए, लेटरल एंट्री को पूरी तरीके से खत्म करने की मांग करिए, निजीकरण के खिलाफ उठ खड़े होइए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इन तमाम सारे मुद्दों में जातिवार जनगणना है, क्योंकि तमाम जगह कोर्ट कह देती है कि ओबीसी की जनगणना 1932 के बाद हुई ही नहीं, उसके आंकड़े हमारे सामने है ही नहीं। तो बिना आंकड़ों के कोर्ट अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन कोर्ट ये डायरेक्ट नहीं करती है सरकार को कि ओबीसी की जनगणना के आंकड़े लाए जाएं। एक झुंझुना दिखाते हुए कांग्रेस सरकार ने 2011 में जनगणना तो करा ली जातिवार, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राजनाथ सिंह गृह मंत्री के तौर पर ओबीसी से झूठ बोलते रहे, बाद में अमित शाह कहते रहे, लेकिन 2021 में जो जनगणना होनी है उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं जोड़ा गया। जिस तरीके से एससी एसटी की गणना पहले हो रही थी वो कॉलम अभी भी जुड़ा हुआ है। हमारी डिमांड ओबीसी जनगणना के इतर होनी चाहिए जातिवार जनगणना, मतलब सवर्णों की भी जातिवार जनगणना होनी चाहिए, ताकि देश के लोगों को सही अर्थों में पता चल सके कि देश के संसाधनों पर कौन किसका हिस्सा खा रहा है। सवर्ण एक नैरेटिव सेट करते हैं, ओबीसी में ये जातियां हिस्सा खा रही हैं, एससी में ये जातियां हिस्सा खा रही हैं। उन जातियों को टारगेट किया जाता है जो जातियां लड़ने में सक्षम हो गई हैं। उन जातियों को अलग थलग करके अपेक्षाकृत कमजोर जाति के कुछ नेताओं को अपने साथ मिला करके उन जातियों के खिलाफ लगातार भड़काने का काम किया जाता है। इसलिए पिछड़े वर्ग को एक काम और करना चाहिए, अगर अपने अधिकारों को वापस पाना है। सामाजिक न्याय के लिए अपने जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में मत लगिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए। तमिलनाडु में एआईडीएमके हो चाहे डीएमके हो, ये लोग लगातार नीट के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, जातिवार जनगणना की मांग करते हैं। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नीट के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई वही लड़ते हुए वर्तमान में दिख रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने कह दिया था कि जब तक आप नीट में आरक्षण नहीं देंगे, तमिलनाडु में हम नीट की परीक्षा होने नहीं देंगे। उन्होंने 27% नहीं बल्कि ओबीसी की आबादी को ज़्यादा देखते हुए तमिलनाडु में 50% आरक्षण मांगा है। लेकिन उत्तर भारत के किसी भी नेता में इस तरीके से लड़ने की हिम्मत इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उनको पता है कि आप जाति की चाशनी में डूबे हुए हैं। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अच्छा काम करेंगे तो आप तारीफ नहीं करेंगे। जब जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 डिप्टी सीएम अलग अलग जातियों से बनाएंगे तो आप इस फॉर्मूले को सेट करने की बात नहीं करेंगे। अशोक सिंह गहलोत राजस्थान में जब अच्छा काम करेंगे तो आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे। सोनिया गांधी जब सीधे सीधे नीट के मुद्दे पर पत्र लिख करके खुल करके अपना स्टैंड क्लियर करती हैं कि हम ओबीसी के साथ में हैं, तब आप तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि आप
अपने जाति के नेता की तरफ आशा भरी नजर से देख रहे होते हैं कि जब हमारी जाति का नेता कुछ बोल देगा इन मामलों में, तभी वो सही अर्थों में सामाजिक न्याय है। तो कृपा करके अपने अधिकारों को बचाने के लिए मुक्त कंठ से कोई भी व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात करता है, लड़ाई लड़ता है, तो उसकी तारीफ करिए। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, अजय कुमार लल्लू हो, संजय सिंह हो, या कोई अन्य नेता किसी भी पार्टी का। अखिलेश यादव अच्छी बात करते हैं तो तारीफ करिए, और अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ते, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव, तो इन पर सवाल भी मुक्त कंठ से उठाइए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।